हाँ, तो आज अपने पढ़ने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट। अब देखो नंबर वन, पहला इसका करेक्टर ये है, देखो तो डिफरेंट गैसेज हो और सॉल्वेंट सेम हो, तो डिफरेंट गैसेज के लिए सेम लिक्विड में हेनरी कांस्टेंट डिफरेंट होता है। दरअसल जो हेनरी कांस्टेंट है ना, ये गैस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और लिक्विड के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पहले तो चीज़ ये है कि के एच यानी कि हेनरी कांस्टेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। भाई ये लिक्विड और गैस दोनों की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कौन करता है? केज यानी कि हेनरी कांस्टेंट। नंबर टू, अब कैसे डिपेंड करता है कि गैस डिफरेंट हो और लिक्विड सेम हो तो भी हेनरी कांस्टेंट डिफरेंट होगा। ठीक है ना, यानी कि फॉर डिफरेंट, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ different gases in same liquid देखो solubility of different gases in same liquid, KH is different होता है KH। और इसी तरह का देखिए फॉर solubility of same gas in different liquid, KH is different। KH अलग अलग होता है। क्लियर? नंबर थर्ड देखते हैं यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट। देखो यूनिट ऑफ KH, अब KH की यूनिट के लिए जरा इसका फार्मूला लिख के देख लेते हैं। तो KH इक्वल टू होगा, देखिए P गैस अपॉन X गैस। अब X गैस तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है और मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस होता है। मोल फ्रैक्शन इज द यूनिटलेस। ऐसे में हेनरी कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड ओनली यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि KH की यूनिट ऑफ प्रेशर की यूनिट सेम है, क्योंकि X गैस है ना भाई, ये तो यूनिटलेस है। तो ऐसे में क्या होगा जरा देखिए, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यूनिट ऑफ KH इक्वल टू बाय यूनिट ऑफ प्रेशर P गैस। अब जो जो गैस के प्रेशर की यूनिट हो सकती है वो सब हेनरी कांस्टेंट के भी यूनिट है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, आपके बार, टॉर, पास्कल एटसेट्रा। यानी कि जिस यूनिट से भी गैस का प्रेशर मेजर हो सकता है वो सभी यूनिट आपके हेनरी कांस्टेंट के भी यूनिट होगी, यानी कि प्रेशर की यूनिट और हेनरी कांस्टेंट की यूनिट सेम है। आगे जा देखते हैं, जरा देखिए इसमें देखिए नंबर 4। देखो चौथे में अपन देखेंगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट में रिलेशन क्या है, कि हेनरी कांस्टेंट बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये हम देखने वाले हैं। अच्छा, देखने के लिए क्या करें, जरा देखिए ये हेनरी कांस्टेंट का फार्मूला लिख लेते हैं कि KH इक्वल टू P गैस अपॉन X गैस। अब यहाँ से चेक करेंगे हम कि गैस की सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, क्या दोनों प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो X गैस होता है सॉल्युबल गैस का मोल फ्रैक्शन। अब किसी गैस के लिक्विड में जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा गैस लिक्विड में घुलेगी, उस सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। X गैस बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट घटेगा।
तो यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज, एक्स गैस इंक्रीज बट KH डिक्रीज, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ने पर हेनरी कांस्टेंट घटेगा। तो देखिए हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल गैस इंक्रीज एंड KH डिक्रीज, यानी कि सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम कह सकते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट, यानी कि जो गैस जितनी कम सॉल्युबल होगी उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका हेनरी कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो तीन अलग अलग गैसें लेते हैं अपन, एक तो लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, एक लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक ले लेते हैं चलो ऑक्सीजन, और वाटर के अंदर तीनों की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जरा लिखते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में तीनों की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। अच्छा कॉमन सेंस से सोच के बताओ तीनों में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सी होगी, कॉमन सेंस से सोच के बताओ, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, पानी में सबसे ज़्यादा घुलने वाली गैस कौन सी होगी तीनों में। देखो सबसे ज़्यादा घुलेगी SO2, उससे कम घुलेगी CO2 और सबसे कम घुलेगी O2। अब कैसे जाना, देखो वाटर इज़ द पोलर सॉल्वेंट और SO2 इज़ द पोलर गैस, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल का V शेप होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, ये दोनों नॉन पोलर हैं। तो ऐसे में जिसमें वंडवाल फोर्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा घुलेगी। अब CO2 का मॉलिक्यूल तो लीनियर होता है ना, इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो है, तो नॉन पोलर गैस है। बट CO2 डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू द वंडवाल फोर्स। अब क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है इसलिए वंडवाल फोर्स भी ज़्यादा है, तो इससे कम CO2 घुलेगी, सबसे कम O2 घुलेगी। अब जो गैस, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है उसका हेनरी कांस्टेंट सबसे कम होगा। तो देखिए हेनरी कांस्टेंट फॉर SO2 ये सबसे कम है, हेनरी कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इससे ज़्यादा है, और हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इससे भी ज़्यादा है। देखो यदि आपको यहाँ पर गैस और सॉल्वेंट के बीच में यदि इंटरैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, तो आपका हेनरी कांस्टेंट घटेगा। अपन कह सकते हैं कि जो हेनरी कांस्टेंट होगा ना KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड, गैस और लिक्विड के अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, हेनरी कांस्टेंट। दैट्स क्लियर। तो ये था आपके कुछ फैक्टर जो कि करेक्टर जो कि हेनरी कांस्टेंट के बारे में थे। अब इसके बाद देखते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब देखो हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशन, इसके बाद एक सवाल भी करेंगे अपन। तो ज़रा देखिए अब हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है, मतलब कौन से फैक्टर है जो हेनरी लॉ के सपोर्ट में है और कौन सा फैक्टर होंगे जो हेनरी लॉ के ऑपोज में है। देखो हेनरी लॉ में हमने ये जाना कि गैस का प्रेशर इंक्रीज करने पर लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अब कोई लिक्विड है, इसके ऊपर आप गैस का प्रेशर बढ़ाते जाओगे, सॉल्युबल गैस का अमाउंट बढ़ता जाएगा। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमेशा, क्योंकि हर एक सॉल्यूट की सॉल्वेंट में एक डेफिनेट सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा
सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाएगा। जैसे नॉर्मल पानी में नमक भी घोलते हैं, तो एक लिमिट स्थिति ऐसी आएगी कि नमक का पानी में घुलना बंद हो जाएगा। आप नमक मिलाते जाओ, और जब नमक पानी में घुलना बंद हो जाएगा, वो बनेगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद और नमक डालोगे तो बिना घुले नीचे बैठ जाएगा। कुछ ऐसा ही गैस के लिक्विड में सॉल्यूशन के लिए भी है। आप गैस का प्रेशर बढ़ाते जाओ, सॉल्युबल गैस का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बट एक लिमिट के बाद जैसे वो सॉल्यूशन गैस से सैचुरेटेड होगा, उसके बाद आप कितना भी प्रेशर डालो, गैस का लिक्विड में घुलना बंद हो जाएगा। तो देखो जबकि हेनरी लो तो क्या कह रहा है, भाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबल गैस बढ़नी चाहिए, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि सॉल्युबल गैस का अमाउंट बढ़ना चाहिए। बट क्या ऐसा कंटिन्यूस होगा? नहीं होगा। ऐसा कब तक होगा? जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता। यानी कि जब तक लिक्विड के अंदर गैस की कम क्वांटिटी डिजोल्व है, तब तक हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। जैसे जैसे लिक्विड में सॉल्युबल गैस का अमाउंट बढ़ेगा, हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सॉल्यूशन में जितनी कम गैस डिसॉल्व होगी, फर्दर और गैस के लिए, और गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए हेनरी लॉ उतना ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। और जैसे जैसे लिक्विड में गैस का अमाउंट बढ़ता जाएगा, सॉल्युबल गैस की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे हेनरी लॉ डिस्कार्ड होता जाएगा, अवॉइड होता हुआ चला जाएगा। तो हेनरी लॉ की लिमिट क्या तय हो गई कि लिक्विड में सॉल्युबल गैस बहुत कम होनी चाहिए, लिक्विड में घुली हुई गैस का अमाउंट बहुत ही कम होना चाहिए। अब जो जो फैक्टर लिक्विड में सॉल्युबल गैस के अमाउंट को घटाते हैं, वो हेनरी लॉ के सपोर्ट में है। समझ में आ रही बात? और जो फैक्टर लिक्विड में सॉल्युबल गैस के अमाउंट को बढ़ाते हैं, वो हेनरी लॉ के अपोज में है। तो कोई सॉल्यूशन हेनरी लॉ को फॉलो करे, इसके लिए ज़रूरी यह है कि लिक्विड में सॉल्युबल गैस का अमाउंट बहुत कम से कम होना, जितना कम होगा हेनरी लॉ उतना ही एप्लीकेबल है। ये की पॉइंट है उन लिमिटेशंस को तय करने की जो कि हेनरी लॉ के लिए है। अब देखो पहली चीज, अब पहले अपन प्रेशर के रेफरेंस में आते हैं। प्रेशर के उसमें देखिए, जितना कम प्रेशर होगा हेनरी लॉ उतने ज़्यादा एप्लीकेबल है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, लिक्विड में सॉल्युबल गैस का अमाउंट बढ़ेगा और हेनरी लॉ अवॉइड होता हुआ चला जाएगा। यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर शुड नॉट बी मोर, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना, एक लिमिट से बाहर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो पहले लिमिट यहाँ पर क्या तय हुई देखिए कि प्रेशर ऑफ गैस, कि प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट बी हायर, शुड नॉट बी हायर, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा लिक्विड में सॉल्युबल गैस का अमाउंट बढ़ेगा और वो सॉल्यूशन हेनरी लॉ से बाहर चला जाएगा। पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन टेम्परेचर के फेवर में ज़रा देखते हैं। अब देखो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठंडे पानी में गैस ज़्यादा घुलती है, गर्म पानी में कम घुलती है। अब आपने पहले से टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, अब बहुत कम टेम्परेचर में गैस ज़्यादा घुलेगी, और गैस ज़्यादा घुलना हेनरी लॉ के अपोज में है। ज़्यादा घुलेगी तो लिक्विड में ज़्यादा अमाउंट गैस का चला जाएगा, और जैसा लिक्विड में गैस का ज़्यादा अमाउंट गया, वो सॉल्यूशन हेनरी लॉ के बाहर निकल गया। यानी कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो, लेकिन टेम्परेचर शुड नॉट बी मच लेसर, वेरी लो। समझ आ गई बात? टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये दूसरी लिमिट होगी कि टेम्परेचर
should not be much lesser मतलब टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। नंबर थर्ड देखिए, तीसरी लिमिट क्या है देखिए हेनरी लॉ की। देखो गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह की केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल में केमिकल रिएक्टिविटी होगी तो गैस बहुत ज़्यादा घुल जाएगी उसके अंदर। लेकिन वो गैस इसलिए ज़्यादा नहीं घुल रही कि प्रेशर ज़्यादा है, बल्कि इसलिए ज़्यादा घुल रही है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल ने लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ केमिकल बॉन्ड बना लिया, फिर वो तो केमिकल रिएक्शन हो गई। और सॉल्युबिलिटी केमिकल चेंज नहीं है, वो फिजिकल चेंज है। सॉल्युबिलिटी फिजिकल चेंज है। नमक को पानी में घोला, भाप बना के पानी उड़ाया था, नमक दोबारा मिल जाएगा। ये स्थिति गैस के सॉल्यूशन के लिए भी होनी चाहिए। बट जो गैस है सॉल्वेंट से रिएक्शन कर लेगी, एक नया कंपाउंड बना लेगी वो, और उस सॉल्यूशन को गर्म करने पर दोबारा गैस हमको नहीं मिलेगी। समझ में आ गई ना बात। तो गैस और लिक्विड के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब केमिकली इनर्ट होने चाहिए। गैस एंड लिक्विड शुड बी केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट होनी चाहिए। तो अगला यहाँ पर देखिए लिमिट ये निकली, गैस एंड लिक्विड शुड बी केमिकली इनर्ट। भाई ये केमिकली कैसे होने चाहिए? इनर्ट होने चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन की ब्लड में सॉल्युबिलिटी है देखिए। अब ऑक्सीजन ब्लड में क्यों घुलती है? बहुत अच्छी खासी तादाद में घुल जाती है, क्योंकि ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेता है, और इसलिए ब्लड में अच्छी खासी तादाद में ऑक्सीजन गैस डिजोल्व हो जाती है, भले प्रेशर कम हो, भले प्रेशर कम हो। तो वहाँ भी हेनरी लॉ की कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी नहीं रह जाती है। यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई इन ब्लड ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। इसका एक एग्जाम्पल है देखिए यहाँ पर, और वो एग्जाम्पल है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज हाई। हाई अब क्यों हाई है? ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन, किस किस के बीच बॉन्डिंग? ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और वो ऑक्सीजन के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेता है। तो ऐसे केसेस के लिए भी हेनरी लॉ की कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं हो रही। देखो चौथा लिमिट यहाँ पर ये है, देखो तो गैस का जो मॉलिक्यूल है ना, गैसियस मॉलिक्यूल ये लिक्विड के अंदर ना तो डिसोसिएट होने चाहिए ना एसोसिएट होने चाहिए। यानी कि लिक्विड में घुलने के बाद में और घुलने के पहले गैस के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। कुछ गैसें पानी में घुलने के बाद टूट जाती हैं, और ऐसी गैसों के लिए भी हेनरी लॉ की कोई इंपॉर्टेंसी नहीं है। तो देखिए गैसेस मॉलिक्यूल शुड नॉट बी, दो चीजें, नंबर एक डिसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड इन लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे HCl गैस है, अब ये HCl गैस वाटर में हाईली सॉल्यूबल है।
क्यों हाईली सॉल्युबल है? क्योंकि HCl गैस को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो देखो पानी में घुलने के पहले तो मॉलिक्यूल होती है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, बट जैसे ही घुली ये आयन में बदल जाती है, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, और इसका वाटर में 100% आयोनाइजेशन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करती है गैस वाटर के अंदर घुलने के बाद। घुलने के पहले एसिड नहीं है, घुलने के पहले यानी कि ड्राई HCl, ठीक है ना, ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न नहीं करती, लेकिन जैसे पानी आएगा इसमें ये आयन आएगा, हाइड्रोनियम आयन, और इसकी वजह से कैरेक्टर कैसा होगा? एसिडिक होता है। समझ में आ गई ना बात? तो इस केस में भी आपके हेनरी लोकी को इंपॉर्टेंस नहीं होती। ऐसे देखो जैसे कि अमोनिया इन वाटर, अभी अमोनिया क्या होती है, देखिए वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वाटर में दो वजह से बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वाटर के साथ इसका, दूसरा वाटर में इसका पार्शियली आयोनाइजेशन भी होता है इस तरीके से। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, देखिए गैस के मॉलिक्यूल की केमिकल नेचर पानी में घुलने के बाद बदल गई। घुलने के पहले अमोनिया थी, घुलने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगी, और उसका भी हो गया आयोनाइजेशन इस तरीके से। और ऐसे केसेस के लिए हेनरी लॉ की कोई बहुत विशेष इंपॉर्टेंसी नहीं होती। समझ में आएगी बात? चलो इसके बाद ज़रा देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखिए आगे हम इसको देखो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अच्छा भाई, एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको देखो बताता हूँ मैं। देखो सवाल इस तरीके से, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। 898 केल्विन टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस पास इन 1 लीटर वाटर। वाटर 1 लीटर है, ध्यान देना, ये डेटा काम आने वाला है हमारे। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.987 बार। हेनरी कांस्टेंट नाइट्रोजन का 76.48 किलो बार में है। निकालना क्या है? फाइंड मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व इन वाटर। नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल पानी में डिसॉल्व होंगे। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, P नाइट्रोजन इक्वल टू KH और X नाइट्रोजन। अब गिवन क्या क्या है देखिए, P नाइट्रोजन गिवन है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.987 बार गिवन है। नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट भी गिवन है। आप ध्यान देना, वो है आपके 76.48 किलो बार। अब नाइट्रोजन का प्रेशर तो बार में है, हेनरी कांस्टेंट किलो बार में, तो किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लीजिए और हो जाएगा आपका 76.48 इंटू 10⁻³ बार। अब निकालना क्या है कि वाटर के अंदर नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल डिसॉल्व हुए हैं। अच्छा, नाइट्रोजन के मिलीमोल कहाँ छुपे हुए हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन में। हम इसको ओपन कर लेते, देखिए तो Pn2 इक्वल टू KH। अब देखिए मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल। अब टोटल मोल में नाइट्रोजन के मोल प्लस वाटर के मोल। ये हमने क्या किया, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन को ओपन कर लिया। क्यों ओपन किया? क्योंकि नाइट्रोजन के सॉल्युबल मोल निकालने हैं और ये नाइट्रोजन के डिसॉल्व मोल है। अब इस फार्मूले में एक मॉडिफिकेशन हमको करना पड़ेगा, और वो ये देखिए, नाइट्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, 76.48 इंटू 10⁻³ और हेनरी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, उतनी कम नाइट्रोजन पानी के अंदर घुलेगी।
अब पानी में नाइट्रोजन के बहुत कम मोल यदि घुलते हैं तो पानी के मोल के कंपेयर में नाइट्रोजन के मोल नेग्लेक्टेड हो जाएंगे। एज कंपेयर टू मोल ऑफ वाटर मोल ऑफ नाइट्रोजन विल बी नेग्लेक्टेड। तो यानी कि एडिशन के साथ जो लिखे हुए हैं ना, इसको अप्रोक्सीमेटली हम जीरो कर सकते हैं। बिना जीरो करे भी सॉल्व हो जाएगा है, बट आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क आएगा तो बड़ा मामूली सा, वो भी डेसिमल के 4-5 डिजिट के बाद। तो हमने क्या क्या इसको जीरो कर दिया। अब इसको जीरो करने के बाद देखिए पी नाइट्रोजन कितना है 0.987 बार, तो यहाँ तो लिख देंगे 0.987 बार। हेनरी कांस्टेंट 76.48 इंटू 10⁻³ इंटू नाइट्रोजन के मोल हमको निकालने हैं, ये वाटर के मोल। कैसे निकलेंगे वाटर के मोल को? 1 लीटर वाटर। अब जरा ध्यान देखो, 1 लीटर वाटर, इसको वाटर के मास में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम पानी होगा, उसमें 1000 ग्राम होंगे। तो 1 लीटर वाटर मीन 1000 ग्राम वाटर। अब 1000 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दीजिए। जब 1000 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करोगे तो 1000/18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, और 1000/18 कितना हो जाएगा? 55.55 मोल। तो 1 लीटर वाटर में 55.55 मोल मौजूद है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 55.55। क्लियर? या आप ऐसा करो 1000/18 भी कर सकते हो, अपन यूँ भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 1000/18 भी कर सकते हो। क्लियर? इससे क्या हुआ कि ये टर्म तो आपके कैंसिल हो गई है। अब बचा आपके नाइट्रोजन के मोल, चलो निकाल लेते हैं। तो 0.987 अपॉन कितना बचा? 76.48 इंटू 18 हो गया। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.000716 मोल। और आंसर किस में निकालना है? मिली मोल में, मिली मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.716 मिली मोल। यानी कि 1 लीटर वाटर में 0.716 मिलीमोल नाइट्रोजन डिसॉल्व होगी, और यही हमारा आंसर है। अब देखो हेनरी लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल में फार्मूला ये लगेगा। फर्क कितना है कि किसी न्यूमेरिकल में सॉल्युबल गैस के मिलीमोल पूछ लेंगे, किसी के ग्राम पूछ लेंगे, तो मोल को ग्राम में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी न्यूमेरिकल में क्या होगा, गैस का प्रेशर पूछ ले जाएगा, और किसी न्यूमेरिकल में हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाती है। गैस का प्रेशर दे देते हैं, किसी न किसी फॉर्म में ये मोल वगैरह दे देते हैं, और क्या पूछेंगे? हेनरी कांस्टेंट। आपके एनसीईआरटी में 3-4 इसके न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही हैं। किसी में आपके हेनरी कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, किस में सॉल्युबल गैस के मोल निकालने पड़ेंगे, किस में सॉल्युबल गैस के मिलीमोल निकालने पड़ेंगे, किस में सॉल्युबल गैस का ग्राम निकालना होगा, और किसी किसी में ये गैस का प्रेशर भी निकालना होगा। तो सारे न्यूमेरिकल में आप फॉर्मूला लिखते ही आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। आप सवाल को ढंग से पढ़िए, फॉर्मूला रखिए, और देखिए क्या दे रखा है और क्या हमको कैलकुलेट करना है। और ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन। इस चैप्टर में वह 3 सॉल्यूशन है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और आपके सॉलिड इन लिक्विड। अब अपन डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब हमारा सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखिए आएगा। अब मैं इसको यहाँ पर देखो मिटा रहा हूँ, इरेज कर दो इसे। अब अपन
हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। चलो हेडिंग डाल लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यहाँ पर सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो इस सॉल्यूशन में खास बात क्या होगी, देखिए खास बात ये होगी का लिक्विड इज सॉल्यूट, लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है, और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट, लिक्विड ही सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यहां पर ऐसा लिक्विड है जो सॉल्यूबल हो। यहाँ पानी में पेट्रोल नहीं चलेगा क्योंकि वो इनसॉल्यूबल है। हाँ, पेट्रोल में क्लोरोफॉर्म चल जाएगा, पेट्रोल में केरोसिन चल जाएगा, क्योंकि दोनों लिक्विड हैं। ऐसे दो लिक्विड या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं लिक्विड जो आपस में सॉल्यूबल हो, उन सॉल्यूबल लिक्विड का सॉल्यूशन है। देखो जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर। अब अल्कोहल में पानी में अल्कोहल घुल जाता है, 1 लीटर अल्कोहल में 1 ड्रॉप पानी की भी घुल जाती है, और 1 लीटर पानी में 1 ड्रॉप अल्कोहल की भी घुल जाती है। तो बोथ आर कंप्लीटली सॉल्यूबल, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा ऐसे देखिए, जैसे कि बेंजीन एंड ईथर दोनों घुल जाते हैं। बेंजीन और पानी नहीं घुलते, ईथर और पानी नहीं घुलते, बट बेंजीन और ईथर डिजोल्व हो जाते हैं। दो सॉल्यूबल लिक्विड का सॉल्यूशन ये होगा आपका सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड। अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को और डिटेल में जाने के पहले हम लिक्विड के एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहले पढ़ेंगे यहाँ पर, जो इस पूरे चैप्टर में आगे काम आने वाली है। और वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन को भूल जाइए आप, क्योंकि दो लिक्विड का सॉल्यूशन भी तो लिक्विड है ना। और लिक्विड में वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बट एक प्रॉपर्टी हमारे काम की है, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। पहले हम लिक्विड का वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। है दोनों लिक्विड, दो लिक्विड का सॉल्यूशन भी लिक्विड है और प्योर लिक्विड भी लिक्विड है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी होगा और वेपर प्रेशर लिक्विड का भी होगा। तो पहले बात करते हैं अपन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब देखिए लिक्विड के वेपर प्रेशर का मतलब क्या है यहाँ पर। अब वैसे यदि अपन इसको वर्ड में देखें तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकला लिक्विड के वेपर का प्रेशर, ये मतलब निकला इसका, लिक्विड की वेपर का प्रेशर। अच्छा वेपर और गैस में क्या फ़र्क होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तो लिक्विड बदल जाता है गैस में, और बॉइलिंग पॉइंट के नीचे लिक्विड का वो हिस्सा जो गैस स्टेट में रहता है वो कहलाता है वेपर। ध्यान देना, 100 डिग्री के ऊपर पानी की फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस, वो गैस है। वो हम बोलते हैं उसको स्टीम बोल दीजिए, बट है क्या, वो गैस है। वो बस 100 डिग्री के नीचे भी पानी की 2 स्टेट होती है, लिक्विड और वेपर दोनों फेम में होती है वो, तो वहाँ उसको पानी को क्या बोलेंगे हम, वेपर। जैसे अभी इस हवा का, अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं है, लेकिन हवा में वेपर तो है ना, पानी की भाप तो है,
उसको गैस नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे हम? वेपर। वो वाटर की वेपर है हवा के अंदर, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री है, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री के ऊपर हवा में जो पानी होगा गैस स्टेप, वो तो होगा गैस। पर 100 डिग्री के बिलो हवा में जो पानी है ना गैस के फॉर्म में, हम उसको गैस नहीं कहते, हम क्या बोलते हैं उसको? वेपर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर गैस के प्रेशर की बात नहीं चल रही, वेपर प्रेशर की बात चल रही है। यानी कि जो भी डिस्कशन होगा बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा, एबव बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, जब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे नीचे क्या करें, देखिए एक कंटेनर में जो कि बंद है, क्लोज कंटेनर है, इसमें हमने कोई लिक्विड लिया, यह लिक्विड है, देखिए कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो किसी भी लिक्विड को